अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सेकंड लास्ट टॉपिक जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें भी आप सीखेंगे और कुछ MCQs भी हम करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर है। हमने स्टार्ट में कैपेसिटर की ये बात पढ़ रही थी कि जो कैपेसिटर है ना वो एनर्जी स्टोर करता है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये किस फॉर्म में करता है हमने ये भी पढ़ा था। तो किस फॉर्म में करता है ये? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक हो गया। अब शुरू में देखें, ये बैटरी आपने साथ अटैच कर दी। अब स्टार्ट में मुझे बताइएगा इस प्लेट पर कोई चार्ज होगा? नहीं, जीरो चार्ज। इस प्लेट पर कोई? जीरो चार्ज। ठीक है, दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब हुआ अब अगर बैटरी ने यहां से चार्जेस को मूव करा के इधर लाना है, बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी यहां से चार्जेस को निकालेगी। लेट्स सपोज यहां से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाले और ये इधर ले आई और यहां से फिर ये इनको इधर ले गई और ये इस प्लेट पर डिपॉजिट करती। तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने में और यहां डिपॉजिट करने में इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा ना, चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो जो वर्क डन इसने किया है वो किसके बराबर है? हमने पढ़ा हुआ है W = Q डेल्टा V। ठीक है, इसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब ये डेल्टा V क्या है और W क्या है? W की जगह हम लिख लेते हैं U और ये बराबर आ गया Q डेल्टा V के। अब U क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्क डन जितना करेगा वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा और U हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो गया तो U = आ गया Q डेल्टा V। अब डेल्टा V भी आपने देखा था, डेल्टा V हम लेते हैं एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VI + VF/2। VI शुरू में चार्ज कितना है? 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा V बराबर आ जाएगा 0 प्लस VF कितना है? सर VF देखें ना, अब ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सर इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, V पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, इतना ही आ जाएगा जितना बैटरी के टर्मिनल से क्रॉस है। तो ये आ गया यहाँ पर V ओवर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डेल्टा V किसके बराबर आ गया? सर 1/2 V के। शाबाश। तो अब हम ना इस डेल्टा V की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो U किसके बराबर आ जाएगा? U बराबर आ जाएगा ½ Q × V के। ले, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से ना मैं एक MCQ पूछता हूं, फिर आगे भी चलते हैं, घबराना नहीं है आपने। MCQ ये है, शायद आपसे ये कहता है इफ Q' = 2Q, अगर हम चार्ज को क्या कर दें? डबल कर दें। तो जल्दी से बताएं जो एनर्जी स्टोर्ड है U' वो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन में दे दूं आपको, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक हो गया। बीटा में कह देता हूं 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और चार्ली में कह देता हूं यहां पर ही। ठीक है, चार्ली में कह देता हूं सेम रहेगी। ठीक है, और डेल्टा में कह देता हूं 1/2 टाइम्स हो जाएगी यानी कि हाफ हो जाएगी। जल्दी से बताइएगा जरा क्या ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल आप दुरुस्त जवाब दे रहे हैं सर, 4 टाइम हो जाएगी। कैसे? सर हमने पढ़ा हुआ है, यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर हमने ये बात पढ़ी हुई है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर आपने Q डबल कर दिया ना, ये 2 कर दिया, तो V भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहां पर देखें U' क्या हो जाएगा? U' बराबर आ जाएगा ½ Q की जगह 2Q और V की जगह 2V। तो ये 2 से कितना होगा? 4। इस 4 को ना मैं यहां बाहर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1/2Q और ये V ब्रैकेट में। तो ½ QV क्या है? उसकी ओरिजिनल शुरू में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब ये कितनी होगी? अब ये हो जाएगी हमारे पास U' बराबर हो जाएगी 4U के। तो इसका मतलब हुआ कितने टाइम बढ़ गई? 4 टाइम्स बढ़ गई।
अब इस बात को ना आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। U बराबर हो गया जी वो हाफ क्यू वी के। अब आपने एक बात पढ़ी है, Q किसके बराबर होता है? सी वी के। तो मैं ऐसा करता हूं, इस Q की जगह ना सी वी पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हाफ Q की जगह कौन आ गया? C इंटू वी, और ये V ऐसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब V इंटू वी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि U जो है वो V स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वोल्टेज डबल कर दें, यहां से मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि Q प्राइम की जगह हम V प्राइम डबल कर दे तो फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब Q को भी देख लेते हैं। देखें इस जगह पर ना, पहले मैंने Q की वैल्यू पुट की ना सी वी, अब मैं V की वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां से V इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q ओवर C। तो अब मैं एक और बात कर लेता हूं। नाउ U बराबर आ गया हाफ Q, और ये V की जगह भी मैं पुट कर देता हूं Q ओवर C। कैसे है? यहां से V इक्वल टू Q ओवर C। तो अब ये Q इंटू Q क्या हो जाएगा? सर Q स्क्वायर, तो U इक्वल टू आ गया Q स्क्वायर ओवर 2C। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये आपको बता रहा है कि U जो है वो Q स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, अगर आप Q डबल करेंगे तो एक्चुअल में ये 4 टाइम बढ़ जाएगी। Q डबल करने का मतलब है Q का 2Q का स्क्वायर, तो वो 4 टाइम हो गया। ठीक हो गया। अब ना और बातें, अगर आपको याद हो, हमने यहां पर लिखा है कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है तो फिर आंसर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं यहां लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या आंसर आएगा? मैं मुकम्मल डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। U इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ठीक हो गया। A क्या चीज है? एरिया ऑफ प्लेट्स, और D क्या चीज है? इनके दरमियान में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लेट्स। ठीक हो गया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये वैक्यूम में है, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम UM क्या बन जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इंटू AD। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है? वो है एनर्जी डेंसिटी का। इसका कॉन्सेप्ट है एनर्जी डेंसिटी का। अब एनर्जी डेंसिटी जो है ये किसके बराबर होती है? देखें, अगर हम U को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम कौन सा? इस कैपेसिटर के अंदर जो वॉल्यूम है, यानी कि दोनों प्लेट्स का एरिया ले और उनके दरमियान में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें, या मैं इसको यूं लिख देता हूं U ओवर AD, यानी कि ये जो AD इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इस AD को यहां डिवाइड करा दिया नीचे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या डेफिनेशन बनेगी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यहां मैं लिख देता हूं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल u से। अब ये स्मॉल u किसके बराबर आ जाएगा? देखें AD गायब हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आ गया किसका? एनर्जी डेंसिटी का। सर अगर मीडियम हो तो मीडियम की मौजूदगी में UM जो है ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। ये एप्सिलॉन R एक्स्ट्रा आ जाएगा। एप्सिलॉन R के बारे में हमने बहुत बातें की हुई हैं, अब फर्दर बात नहीं बनती अब यहाँ पर। अब इसके बाद एक और बात है कि एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट तो आप देख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो एनर्जी का यूनिट क्या है? सर जूल है। और वॉल्यूम का सर मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब। जूल किसके बराबर होता है? सर न्यूटन मीटर के। तो मीटर से 1 मीटर गायब हो जाएगा यहां से, तो ये रह जाएगा पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से बता दें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या है? बेस की टर्म में इसका यूनिट क्या बनेगा? तो न्यूटन बराबर होता है सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
तो ये भी मीटर -2 है ना, तो यहां से 1 मीटर गायब हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये इसका यूनिट आ गया। अब ना मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। एमसीक्यू बहुत आसान है। एमसीक्यू ये है कि मुझे एक बात बताएं, क्या इन प्लेट्स के दरमियान में कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है? जल्दी से बता दें, शाबाश। कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल करती है। कौन सी करती है भाई? सर इलेक्ट्रिक फोर्स करती है। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू ये है, इफ वी प्राइम, जो वोल्टेज है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, उसको हम डबल कर दें। क्या कर दें? डबल कर दें। तो जल्दी से बताएं, जो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स एफ प्राइम, ये कितने टाइम हो जाएगी? ऑप्शन फिर वही है, डबल हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है। बीटा ऑप्शन में है, ये हो जाएगी 4 टाइम्स, और चार्ली ऑप्शन में है, ये हो जाएगी हाफ टाइम्स, यानी कि हाफ हो जाएगी, और डेल्टा ऑप्शन में है, ये सेम रहेगी, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से बता दें। तो बिल्कुल आपका दुरुस्त आंसर है सर, ये 4 टाइम बढ़ जाएगी। चेक करें, वाकई 4 टाइम बढ़ती है या आप ऐसे मजाक कर रहे हैं? चलें देखते हैं। देखिए, वर्क डन बराबर होता है एफ डी के। तो बैटरी ने वर्क किया और चार्जेस को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करा दिया, तो वो उसकी किस फॉर्म में आ गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गया। तो यहां हम U इक्वल टू एफ डी भी लगा सकते हैं। अब U किसके बराबर है? सर अभी हमने पढ़ा है हाफ सी वी स्क्वायर के, तो ये आ गया एफ डी। सर यहां से F अब बहुत आसानी से आ जाएगा, ये D इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा सी वी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी। तो अब यहां से सर हम देख सकते हैं कि अगर सी वी और C और 2 और D ये कांस्टेंट रहे, जो कि फिक्स कैपेसिटर में कांस्टेंट रहते हैं, तो फिर F जो है वो V के स्क्वायर के साथ किस में आ जाएगा? सर डायरेक्ट रिलेशन में आ जाएगा। अगर ये डबल कर देंगे, ठीक है, ये क्या कर देंगे? डबल, तो ये कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम बढ़ जाएगी, यानी कि 4 टाइम्स। तो गुड हो गया। अब ना मैं एक और एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं, यहीं पर मैं एमसीक्यू पूछता हूं, इधर ही, ठीक है, दूर नहीं जाएंगे, अभी इधर ही एमसीक्यू पूछने वाला हूं मैं आपसे। एमसीक्यू बिल्कुल वैसा ही है। एमसीक्यू में अब ये कहा जा रहा है कि बताएं, पहले हमने किसको डबल किया? हमने V प्राइम को डबल किया, ठीक है। अगर मैं इफ Q प्राइम इक्वल टू 2Q कर दूं, ठीक है, अब बताएं फोर्स कितनी हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स? जल्दी से बता दें। तो आंसर फिर वही है सर, आप कहेंगे सर अब भी वही आंसर आएगा। चेक करें भाई, वही आता है, ये मजाक कर रहे हैं। देखें अब फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। देखिए अब फॉर्मूला है, हमें पता है कि U इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डी, और यहां से हाफ, या मैं इसको लिख देता हूं हाफ की बजाय ना, Q स्क्वायर ओवर 2C इक्वल टू एफ डी। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, F यहां से किसके बराबर आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर ओवर 2D इंटू C। ये भी फॉर्मूला बन गया। आप C की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में? सर ये हमने पढ़ी थी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर इसे D से D गायब हो गया। अब फोर्स जो है वो बराबर आ जाएगी Q स्क्वायर ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट की। अब ये हमारे पास फोर्स का रिलेशन आ गया किस टर्म में? जब चार्ज की टर्म्स में आपको डाटा गिवन हो, ठीक हो गया। तो अगर यहां से देखें तो फोर्स का Q स्क्वायर के साथ भी क्या बन रहा है? डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत आसान है। अब अगर Q डबल कर देंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ना एक आध एमसीक्यू करते हैं और फिर इस टॉपिक को समेटते हैं। अब मैंने आपके सामने एक एमसीक्यू लिखा है, इसको देखिएगा जरा और ध्यान से समझिएगा। 5 identical capacitors are connected in series। 5 identical समझते हैं ना, एक जैसे कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस सेम है, are connected in series, have minimum capacitance, उनकी जो मिनिमम कैपेसिटेंस है ना of 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड उनकी क्या है? मिनिमम कैपेसिटेंस। What is the total energy? क्या आपने बतानी है? टोटल एनर्जी स्टोर इन देम व्हेन कनेक्टेड
इन पैरेलल। कब? जब इनको कहां कनेक्ट किया आपने? पैरेलल में कनेक्ट किया। एंड चार्ज टू 400 वोल्ट, और वोल्टेज भी आपको यहां दिया हुआ है, ये वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है। और अब जरा एक बात समझिएगा, आपने क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर वोल्टेज गिवन हो तो यू आपने पढ़ा हुआ है ना, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले किसमें कनेक्ट है? पहले सीरीज में है, फिर वही सारे कैपेसिटर किसमें कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो अब पैरेलल में जब आपने कनेक्ट किए तो तब बताइए एनर्जी कितनी है। तो अब यहां पर जो C आएगा वो C इक्विवेलेंट आएगा। अब जरा देखिएगा, इसके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, 2 जूल, 4 जूल, 8 जूल या 16 जूल। इसको सॉल्व करते हैं जी, बहुत आसान है जी। C मिनिमम जब कह रहा है ना, तो अगर आपको याद हो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर को डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर नहीं ना लिया तो आप बहुत भोले इंसान है यार, आपको वो लेक्चर जरूर लेना चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाजमी पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं ना मिनिमम कैपेसिटेंस सीरीज में, तो सीरीज में जो मिनिमम कैपेसिटेंस है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है। कौन सी कैपेसिटेंस होती है? इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो कितनी है? 4 माइक्रोफैरड। तो अब यहां से C इक्विवेलेंट कह लें या C मिनिमम कह लें, ये बराबर हो जाएगी C/N के। अब सर ये कैसे आ गया? भाई ये फॉर्मूला है, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो ना तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C/N। पिछले लेक्चर में सीखा था हमने, नहीं सीखा? सीख लो जाके भाई, मैं भी लेक्चर का लिंक ना इस लेक्चर में दे दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। तो C इक्विवेलेंट, अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल लें तो M इधर आ जाएगा CE के, तो यहां से C बराबर आ जाएगा NCE के। अब CE कितना है सर? ये है 4 माइक्रोफैरड। तो अब C हमारे पास यहां से आ जाएगा 4, N कितने हैं सर? 5 है, और ये आ जाएगा 4, 5 4 आर 20 माइक्रोफैरड। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। अब इन्हीं हर चूंकि 20 माइक्रोफैरड का, अब इन्हीं को हमने किसमें कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या इसको हम C मैक्सिमम बोलते हैं, किसके बराबर होता है सर? ये NC के बराबर होता है। सर ये कैसे बताया भाई? सीख ले भाई, जाके पिछला लेक्चर समझ लें, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब यहां देखें, वैल्यू पुट कर दें। N कितना है? N है सर हमारे पास 5, C कितना है? एक सर 20 माइक्रोफैरड। तो कितना हो गया टोटल सर? 100 माइक्रोफैरड। तो अब आपके पास C इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में आ गई। अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल दें। करें पुट? जी सर कर लेते हैं, चले यहां नीचे ही कर लेते हैं, आगे किधर जाना है। तो देखें U इक्वल टू आ गया हाफ C V स्क्वायर। हाफ C कितना है सर? 100 माइक्रोफैरड। 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और V कितना है सर? 400। ये रहा V कितना है? 400 का स्क्वायर, 4 4 16 स्क्वायर। अगर 2 जीरो है ना तो कितनी जीरो बन जाएंगी सर? 4 जीरो बन जाएंगी। ठीक हो गया। अब ना इसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ये जो 100 है इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, देखें। अच्छा एक और बात भी, ये 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये तो आ गया 8। अब ये 100 को हमने लिख दिया, ये 8, इसको मैं सबसे पहले लिख लूं, आपको ये इतराज तो नहीं है? इसको मैं लिखता हूं 8 क्रॉस 10⁻⁴। 8 क्रॉस ये 4 जीरो है ना, तो 10 की पावर 4 आ गया। और यहां देखें 100 है ना, तो इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2, और ये 10 की पावर -6 वैसे ही आ गया। अब ये देखिए, ये -6 है, ये +2 और +4 कितना हो जाएगा? +6। तो अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर 0 और वो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 8 जूल। कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा सर? चार्ली। बात समझ में आती है? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अब ना एक और MCQ है इसी टॉपिक के हवाले से। MCQ बाय 1 गेट मैनी फ्री वाला MCQ है। आपके सामने ना एक ग्राफ बनाता हूं मैं, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं Q और V का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा सर? Q और V में डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ले जी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। या मैं इसको ना थोड़ा सा और कर देता हूं, ये कर लेते हैं, ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती है? ठीक है, और इस ग्राफ का एरिया आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्लोप बताइए क्या बताएगी, और एरिया क्या बताएगा?
तो आप कह देंगे सर स्लोप देखें Q ओवर V है ना, तो स्लोप बराबर होता है डेल्टा Y ओवर डेल्टा X, यानी कि Y एक्सिस पर वैल्यू ओवर X एक्सिस पर वैल्यू। Y एक्सिस पर Q है, Q लिख लें, डेल्टा Q लिख लें की बात है, ओवर कितना आ गया V, ठीक हो गया। अब तो Q ओवर V अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कौन आ जाता है, C नहीं आ जाता, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो इसका मतलब हुआ इस ग्राफ की स्लोप आपको कैपेसिटेंस देती है। अब एरिया देख लेते हैं, अगर मैंने इसके नीचे एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, ठीक है, ये वाला, तो अब ये एरिया आपको क्या देगा, ये देखें सर ये एक ट्राइंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है सर, बेस V है और हाइट क्या है सर, Q है, तो मैं इसको QV लिख दूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब ये क्या है सर, ये तो एनर्जी है, बिल्कुल शाबाश। तो इसका मतलब हुआ इसका एरिया आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन मेरा समझिएगा जरा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर एंगल लेट्स सपोज ये जो इसके साथ बना रही है ये कर्व वो है 30 डिग्री, और मैं एक और कर्व ड्रा करता हूं ये वाली, ठीक है। अब ये कर्व जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये है 60 डिग्री। तो जल्दी से बताएं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए टू बी, या मैं ये कह दूं सी ए रेशियो बताएं सी बी। कब, जब आपको ये ग्राफ गिवन हो, जल्दी से बताएं। सर सी ए है ना, तो सी ए का मतलब है, सी का मतलब कैपेसिटेंस, ए का मतलब ए की कैपेसिटेंस, तो इसकी स्लोप आपको क्या देती है, वो आपको देती है कैपेसिटेंस। तो सी ए मतलब आ जाएगा tan थीटा ए ओवर क्या आ जाएगा सी बी tan थीटा बी। tan थीटा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है स्लोप बराबर होती है tan थीटा की, पढ़ा होगा ना फोर्स एंड मोशन के चैप्टर में। तो अब थीटा ए कितना है हमारे पास, सर थीटा ए है 30 डिग्री और थीटा बी कितना है सर, वो है 60 डिग्री। tan 30 ओवर क्या आ गया tan 60, तो सी ए ओवर सी बी किसके बराबर आ गया सर, tan 30 होता है 1 ओवर √3 और tan 60 कितना होता है सर, ये भी √3 होता है। ये 1 ओवर नहीं किया, ये ऑलरेडी नीचे था तो मैंने नीचे √3 लिख दिया, या मैं इसको अगर ये लिख दूं ना आपके आसानी के लिए, ये √3 ऐसे आ जाएगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3। तो ये इसकी रेशियो आ गई, समझ आ गई बात। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाजत दें।